ये सारे वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में आए कैसे, ये सारे वर्ड्स हमारी चर्चा का विषय बने कैसे? कोई रीजन तो होगा ना, हमारे सिलेबस में कैसे आया, हमारे करिकुलम में कैसे आया, डे टू डे डिस्कशन में कैसे आया? कोई भी चीज़ हमारे करिकुलम में और हमारे डिस्कशन का पार्ट कब बनती है? जब वो पॉलिसी मैटर बन जाता है, जब हमारी सरकारें उसके बारे में पॉलिसीज बनाती हैं, उसके बारे में सोचती है, गहराई से सोचती है कि इसके ऊपर कोई नियम बनने चाहिए। तो सरकारें कब सोचती है? जब दुनिया की कोई बड़ी एजेंसी बैठकर उसके बारे में सोचती है। ठीक है, दुनिया की इसके बारे में सोचती है। तो पूरी दुनिया में सबसे पहली बार क्लाइमेटिक कंसर्न्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई। कौन से साल में हुई? 1975 में। एक ग्रीन पार्टी हुई न्यूजीलैंड में, ग्रीन पार्टी हुई 1972 में, ग्रीन पार्टी, जो कि पहली ऐसी मोबिलाइजिंग फोर्स थी जिसने एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में बात की, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एडवर्सली इम्पैक्ट इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, इसके बारे में बात की। 1975 में स्वीडन की कैपिटल थी, उसका नाम था स्टॉकहोम। वहाँ पर पहली बार दुनिया के सभी देश इकट्ठा हुए और उन्होंने क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट पॉलिसीज बनाई, क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें फैक्ट्रीज से जो कार्बन एमिशन है उसको कंट्रोल करना होगा, वी नीड टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, वी नीड टू वर्क ऑन हाउ टू bring about environment friendly measures while producing manufacturing cars, motor vehicles, passenger vehicles, should I say कि ये मृदा अपरदन सर पढ़ाते होंगे आप लोगों को, सॉइल इरोशन है ना, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसी ये सारी चीजें हमें इम्पैक्ट करेंगी। 1975 के बाद बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको कहते हैं अर्थ समिट, 1992 में हुई, जिसमें दुनिया के 192 देशों ने भाग लिया। अर्थ समिट ये कहाँ पर हुई? ब्राजील में एक बहुत बड़ा शहर है रियो डी जेनेरो। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में ये कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, और वहाँ पर एक निर्णय लिया गया तो रेगुलरली मीट करेंगे, अब हम लोग रेगुलरली मिला करेंगे, और इन पॉलिसीज को ऐसा नहीं कि जैसे 1975 के बाद 1992 में जाकर मिले, ऐसा नहीं होगा। अब एवरी 2 or 3 years we will meet and we will keep on adding on to the policies that we made, and now we will try to impact and implement the policies globally. ठीक है, तो 1992 में मिलने के बाद 5 साल बाद वो लोग फिर से मिल रहे हैं। जापान में एक शहर है क्योटो, वहां पर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसको नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम दिया गया? क्योटो प्रोटोकॉल उसका नाम दिया गया। उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो कि ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स क्रिएट करते हैं, तो उनको कार्बन क्रेडिट्स देने पड़ेंगे, उनको हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, बट बाय दैट टाइम China, India and other developing countries were also trying to industrialize themselves, trying to develop themselves. तो naturally जहाँ पर development होगी वहाँ पर energy की बात होगी, जहाँ energy की बात होगी तो वहाँ पे easy source of energy की बात होगी और clean source of energy की बात होगी। Alternative sources of energy जो है अभी भी expensive है because they are not widely used. The unclean source of energy क्या है, जो कि easily इंडिया जैसे देश में अवेलेबल क्या थी? थर्मल एनर्जी, कोयला। कोयला एक गंदा सोर्स है बट इजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी था। कोयले का इस्तेमाल हमारे देश में बहुत बड़े स्केल पर हुआ। एनटीपीसी की स्थापना हुई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई, और एनटीपीसी के बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में है, फ्रॉम सिंगरौली टू टांडा टू बाढ़ टू रामाकुंडम इन साउथ, इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, इन गोल डैम इन कुल्लू इन हिमाचल, इनकी पूरे प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में। तो थर्मल पावर ने इंडिया की ग्रोथ इंजन को सपोर्ट किया, इंडिया की डेवलपमेंट को सपोर्ट किया, बट अगेन थर्मल कोल इज नॉट द क्लीन एनर्जी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदली समय के साथ, और उसके बाद ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हमने बात करना शुरू किया। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या क्या आ जाता है? ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आ जाता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और एक और कंटेंशियस टाइप ऑफ एनर्जी है जिसको सही से अगर हार्नेस किया जाए तो बहुत अच्छी एनर्जी का सोर्स है, बट बहुत खतरनाक भी है, न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हार्नेस न्यूक्लियर एनर्जी, और हमारे देश में 2 जगहों पर अभी डिबेट चल रहा है। हरियाणा में एक जगह है बहादुरगढ़, जहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने की बात चल रही है, और मनमोहन सिंह साहब के जमाने से इसको लेकर डिबेट चल रहा है। और तमिलनाडु में जो है कूडनकुलम समुद्र के किनारे है, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक डिबेट चल रहा है कि वो कैसे वहाँ की मछलियों की
मछलियाँ जो कि वहाँ पर नेचुरली पैदा होती हैं उनको इम्पैक्ट कर रही है, उनकी क्वालिटी को इम्पैक्ट कर रही है, विषैला बना रही है, टॉक्सिक बना रही है। और उसी दौरान जब ये डिबेट चल रही थी तो जापान में एक जगह है, उसका नाम है फुकुशिमा, वहाँ पर सुनामी आ जाती है। और फुकुशिमा जो न्यूक्लियर प्लांट था उससे न्यूक्लियर क्या कहेंगे, न्यूक्लियर लीकेज होती है और जाके समुद्र में ले जाती है फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से। तो लोगों को इस बात का पता चलता है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है would be a very important and potential source of energy, but it is also a very dangerous source of energy. और आपको पता है कि इस वापस चलते हैं किस तरफ, सोलर एनर्जी जो कि इंडिया में अबंडेंट यूज इसका हो सकता है। दूसरा क्या है, टाइडल एनर्जी। हमारे देश में ऐसी जगह है, लद्दाख जैसी जगह जहाँ हवा बहुत तेज चलती है। जियोथर्मल एनर्जी, जहाँ पर वाटर जमीन के नीचे पानी के गर्म पानी के सोते हैं, जैसे मणिकरण जलप्रपात, मणिकरण वो पानी का सोता है हिमाचल में, ऐसे बहुत सारे हमारे देश में अलग अलग जगहों पर हैं, ठीक है। तो वो जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन बड़े स्तर पर इस पर कौन सी कंपनी काम कर रही है हमारे देश में, NHPC काम कर रही है। NHPC इसमें बड़े स्तर पर काम कर रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के फील्ड में वो काम कर रही है NHPC। NTPC जैसे कोल एनर्जी के लिए, उसी तरह ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए विंड, सोलर, टाइडल, ये सब के लिए क्या है, और वाटर से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा होता है, ये सब के लिए कौन सा NHPC है, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे ये काम करता है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है समय देश की। मैंने भी इसको बहुत सारा शेयर करा है। ग्रो करेगी तो हम लोग भी ग्रो करेंगे, देश भी ग्रो करेगा और चारों तरफ थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्या होगा, क्लाइमेटिक कंसर्न पे हमारा ध्यान जा 1997